हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अविजन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर। तो आज हम लोग आपके लिए वापस से बैंकिंग सीरीज की जो मैराथन चली थी उसको लेकर आ रहे हैं। जैसे आपको ध्यान है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो किसके ऊपर होगा? वो होगा बेसल नॉर्म्स के ऊपर। तो चलिए जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि हम लोग फटाफट टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए शुरू कर सके। जल्दी जल्दी अपना जो लिंक है वीडियो का वो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे साथ जुड़ सके और अपनी क्वेरीज को क्या कर सके, क्लियर कर सके। तो दोस्तों आज जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से इंपॉर्टेंट होगा तो सबके लिए क्या होना चाहिए, फायदेमंद भी होना चाहिए। तो आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके ऊपर? बेसल नॉर्म्स के ऊपर। देखो दोस्तों, अगर मैं बोलूँ बेसल नॉर्म्स तो नॉर्म्स मतलब होते हैं रूल्स और रेगुलेशंस। इसका एग्जाम में बेसल नॉर्म्स भी बोला जाता है और इसको एक और नाम से बोला जाता है बेसल अकॉर्ड। अगर एग्जाम में बेसल अकॉर्ड दे दे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या चीज़ है। ये सेम चीज़ है, बेसल नॉर्म्स को बेसल अकॉर्ड भी बोला जाता है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हुए इसके बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में बेसल नॉर्म्स होता क्या है, क्यों इसको लाया गया, इसको क्या बोला जाता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले गए थे। तो इन सब के बारे में आज अपन पूरी चर्चा करेंगे। मुझे ये पूरा यकीन है कि ये सेशन खत्म होते होते आपका बेसल नॉर्म्स आपकी टिप्स पर हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे पॉपअप हो जाए। चलिए फटाफट शुरू करते हुए कि मैम बेसल नॉर्म्स होता क्या है। तो देखिए बेसल के बारे में अगर मैं बोलूं तो बेसल एक सिटी का नाम है जो कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। जो कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। देखिए बेसल नॉर्म्स में अगर मैं बात करूं तो बेसल नॉर्म्स एक ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेशंस है। क्या है? ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेशंस। ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेशंस का मतलब ही यही होता है जो पूरे विश्व के लिए बनाए गए हैं। जो किसके लिए? पूरे विश्व के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये रेकमेंडेशंस हैं। क्या है? बेसल नॉर्म्स एक तरीके की रेकमेंडेशंस हैं। मैम रेकमेंडेशंस का मतलब ये सिर्फ रेकमेंड की गई है, ये ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है। जो कंट्री बेसल नॉर्म्स की मेंबर्स होगी सिर्फ उन्हीं के लिए ही क्या होंगे, मैंडेटरी होंगे, और वो अपनी मन मर्जी ही मेंबर्स बनेंगे। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हर कंट्री को इसका मेंबर होना पड़ेगा, लेकिन जो कंट्रीज की मेंबर होगी उसको ये नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलो क्या बात थी, क्या हुआ, आज पूरी अपन डिस्कशन ले लेते हैं। तो आइए जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए यहाँ पर। देखिए अब हम बात करेंगे इसको किसने बनाया था। तो देखिए बेसल नॉर्म्स को बनाने वाला कौन है? बीसीबीएस। कौन है? बीसीबीएस। बीसीबीएस का अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो इसका फुल फॉर्म है बेसल कमिटी फॉर बैंकिंग बेसल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। क्या है? बेसल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। और इसको लाया कब गया था? तो दोस्तों इसको लाया गया था 1974 में। कब लाया गया था? 1974 में। बेसल नॉर्म्स को लाने वाला है बीसीबीएस, बेसल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। और ये कब बनाया गया था? 1974 में बनाया गया था। चलिए ये बात तो हो गई अपनी किसकी, कि बेसल नॉर्म्स को बनाया किसने था, कौन सी कमिटी थी, तो उसका नाम क्या था? बीसीबीएस था। मच रेलिवेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो दोस्तों बहुत ध्यान से इसका नाम याद कर लीजिएगा। कई बार इसके फुल फॉर्म्स भी पूछ लेते हैं या फिर एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछ लेता है। चलो बीसीबीएस को बनाने वाला जो था, बीसीबीएस को बनाने वाला था बीआईएस। कौन था? बीआईएस। बीआईएस का अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो बीआईएस का फुल फॉर्म होगा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को बनाया कब गया था? इसको बनाया गया था 17 मई 1930, 1930
1930 में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। 17 मई 1930 में BIS को क्या किया गया था, बनाया गया था। अच्छा मैम, अगर हम आपको बताएं कि BIS को क्यों बनाया गया था, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, तो देखो दोस्तों, जब हमारे यहाँ पर पूरे विश्व में ग्लोबल डिप्रेशन का टाइम था, किसका, ग्लोबल डिप्रेशन का टाइम था, तब BIS का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। पूरी हिस्ट्री अपन एक स्टोरी की तरह क्या कर लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, और आपको इजीली हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, कन्वे कर देंगे। चलो, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को बनाया गया था किस वजह से, इसको बनाया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था अपने यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में, जब वर्ल्ड वॉर आया था, कब आया था वर्ल्ड वॉर दोस्तों, 1914 से लेकर 1918 में, 1914 से लेकर 1918 में जब वर्ल्ड वॉर आया था, तब जाकर BIS को बनाया गया था। मैम वर्ल्ड वॉर में ऐसा क्या हुआ था जो BIS बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो देखो वर्ल्ड वॉर में हम बताते हैं आपको, वर्ल्ड वॉर में, अच्छा हमारे साथ एक मिनट यहाँ पर जुड़ते हुए अनिकेत कुमार सिंह, हेलो मैम, हेलो सर, जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि हम लोग क्या कर सके, डिस्कशन ले सके, हर एक पॉइंट पे आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सके। तो देखिए, बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर में ऐसा क्या हुआ था जो BIS को बनाने की जरूरत पड़ गई थी। चलो अपन पूरी स्टोरी लेते हैं इसकी कि वर्ल्ड वॉर में ऐसा क्या हुआ था। देखो, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन हमारे यहाँ पर अराइज हुई थी कब, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की सिचुएशन हमारे यहाँ पर 1914 से लेकर 1918 तक हुई थी। उसमें देखो हुआ क्या था, अगर मैं आपको बोलूं वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर में हुआ था क्या, USA और जर्मनी, क्या हुआ था, USA और जर्मनी के बीच में बहुत जोरदार वाली क्या हो गई थी, फाइट हो गई थी। USA और जर्मनी के बीच में बहुत जोरदार वाली फाइट हो गई थी। USA ने जर्मनी को एकदम बहुत जोर जोर से पीटा, जचा के पीटा, मतलब एकदम तहस नहस कर दिया पूरी जर्मनी को। और उसके बाद जब जर्मनी पूरी तरीके से डिवास्ट हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, मैं कहूँ कि बिल्कुल मतलब अंडर डेवलप्ड हो चुकी थी, उस टाइम में बिल्कुल डिवास्टेशन की सिचुएशन पर जर्मनी जा चुकी थी, तब सारी कंट्रीज ने मिलकर USA को बोला कि भैया तुमने इसकी क्या हालत कर दी, जर्मनी की तुमने क्या कर दी, क्या हालत कर दी। तो USA वाले ने बोला कि ठीक है, इसकी हालत मैंने ही खराब करी है, तो इसकी हालत को मैं ही सुधारूंगा। तब क्या हुआ था, USA और बाकी मेंबर कंट्रीज के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी। क्या हुई थी, एक ट्रीटी ऑफ वर्सेल बोलकर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। ट्रीटी ऑफ वर्सेल बोलकर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, और उसमें USA ने ये प्रॉमिस किया था कि मैं जर्मनी को वापस क्या करूंगा, उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म में डेवलप करने में उसकी हेल्प करूंगा। तो चलो ठीक है, बात कुछ ऐसी थी। अब दोस्तों मैं अगर आपको एक बात बोलूं, जब भी वर्ल्ड वॉर होता है तो उस टाइम उस कंट्री का जो भी प्रोडक्शन होता है, क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, मानो एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्शन होता है, वो कौन ले लेता है, उसका मेजॉरिटी पार्ट कौन एक्वायर कर लेता है, गवर्नमेंट एक्वायर कर लेता है। क्या कर लेता है, गवर्नमेंट एक्वायर कर लेता है। तो वैसा ही कुछ हुआ था, USA ने बोल दिया था कि मैं जर्मनी को हेल्प कर दूंगा, और USA का जो प्रोडक्शन का, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का मेजॉरिटी पार्ट किसने ले लिया था, गवर्नमेंट ने ले लिया था। चलो, गवर्नमेंट ने जो प्रोडक्शन का मेजॉरिटी पार्ट ले लिया, तो पब्लिक में तो स्केर्सिटी आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, पब्लिक में क्या आ जाएगी, स्केर्सिटी आ जाएगी। जैसे ही पब्लिक में स्केर्सिटी आ गई, पब्लिक बिल्कुल क्या, त्राही करने लग गई कि भैया तुम जाकर उस पर हेल्प कर रहे हो, तुम्हारे खुद के कंट्री में खाने के लाले पड़ रहे हैं, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हारी खुद की यहाँ पे जो पब्लिक है वो बहुत परेशान है कि खाने के लिए क्या है, अनाज नहीं है, गेहूं चावल रोटी नहीं है, और तुम जाकर दूसरे की हेल्प करना चाहते हो। तो नहीं, जब प्रोडक्शन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था मेजॉरिटी वाला, तब पब्लिक ने क्या कर दिया था, बहुत ज्यादा तहलका मचा दिया था USA में। तो बैंक आई, तो क्या किया, गवर्नमेंट ने बैंकों को बोला कि बैंकों सुनो, तुम क्या करोगे, तुम फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करोगे। क्या करोगे, तुम फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करोगे, और लोन तुम उनको कैसे दोगे, लोन तुम उसको दोगे विदाउट कोलेट्रल।
अरे मैम क्या बोल गए, विदाउट कोलेट्रल का मतलब तो बता दो। विदाउट कोलेट्रल का मतलब दोस्तों ये होता है कि विदाउट एनी सिक्योरिटी लोन देना। क्या देना? विदाउट एनी सिक्योरिटी लोन किसको देगी? बैंक फार्मर्स को देगी। कहाँ पे? यूएसए में। चलो ठीक है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्या हुआ था, अंडर प्रोडक्शन हो गया था। किसका? एग्रीकल्चर आइटम्स का। क्या हो गया था? अंडर प्रोडक्शन हो गया था। तो अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा तो स्कैरसिटी आ जाएगी, और स्कैरसिटी आने की वजह से क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ने बैंकों को बोल दिया कि तुम लोन प्रोवाइड करो। किसको? फार्मर्स को। कैसे? विदाउट कोलेट्रल, मतलब विदाउट एनी लोन, विदाउट एनी सिक्योरिटी तुम क्या करोगे? फार्मर्स को लोन दोगे। ठीक है, ऐसा सिचुएशन हो गया था। अब जब बैंकों ने विदाउट एनी लोन, विदाउट एनी कोलेट्रल सिक्योरिटी के क्या किया? लोन प्रोवाइड किया। किसको किया? फार्मर्स को किया। तो फार्मर्स ने क्या कर दिया? चलो देखते हैं क्या किया फार्मर्स ने। जब फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर दिया गया था तो फार्मर्स ने क्या कर दिया था? अगले साल ओवर प्रोडक्शन कर दिया। क्या कर दिया? अगले साल ओवर प्रोडक्शन कर दिया। अब जैसे आप लोग एक बात समझेंगे, ओवर प्रोडक्शन कर दिया। उससे पहले अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि बैंकों का क्या होता है, बैंकों का सिस्टम ये होता है कि वो एक जगह से पैसा लेता है, दूसरी जगह क्या कर देता है? लैंड कर देता है। माने एक्सेप्ट कहीं से करेगा और लैंड कहीं और पे कर देगा। चलो अपन इस बात को बोर्ड पे लेते हैं। जैसे मानो बैंक है, बैंक किससे पैसा लेता है? बैंक लेता है पब्लिक से पैसा। किससे? पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एक्सेप्ट। उसके बाद बैंक वही पैसा पब्लिक में दे देता है एज अ लोन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लेंडिंग का प्रोसेस। किसका? लेंडिंग का प्रोसेस। एक्सेप्ट और लेंडिंग, ये बात मैंने आपको पहले भी मेरी लेक्चर्स में बताई है कि बैंक का मेन काम क्या होता है? एक तो प्रॉफिट कमाना, दूसरी बात ये कि वो कहीं से पैसा लाती है और कहीं को पैसा दे देती है। एक्सेप्ट और लेंडिंग का प्रोसेस। चलो, तो ऐसा ही कुछ हुआ था उस टाइम में भी। उस टाइम में ऐसा होने के बाद क्या हो रहा था? उस टाइम में ऐसा होने के बाद जो डिमांड है किसकी? एग्रीकल्चर गुड्स की। जो उस टाइम में क्या हुई थी? प्रोडक्शन हुआ था, उसका डिमांड एकदम क्या हो गया था? कम हो गया था। क्या हो गया था? एकदम कम हो गया था। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब फार्मर्स ने इतना ज्यादा अनाज को पैदावार कर दी है तो ऑब्वियसली उनको क्या होगा? उसका डिमांड कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिमांड कम हो जाएगा। और डिमांड कम होने की वजह से क्या वो लोन लिया हुआ बैंक से, जो बैंक ने लोन फार्मर्स को दिया है, क्या वो उसको रीपे कर पाएगा? क्या फार्मर उसको रीपे कर पाएगा? वो रीपे नहीं कर पाएगा। इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, वो प्रिंसिपल ही क्या नहीं कर पाएगा? रीपे नहीं कर पाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ कि मैंने अगर, जैसे मैं बैंक हूं, मैंने किसी से पैसा लिया है और मैंने वही पैसा किसी और को क्या कर दिया? एज अ लोन दे दिया। अगर जिसको मैंने लोन दिया है वो मुझे वापस पैसा नहीं देगा तो क्या हम आगे वाले को पैसा दे पाएंगे? नहीं, हम पैसा उसको नहीं दे पाएंगे। इसी तरीके से तो बैंक का क्या होता है? एनपीए होता है। क्या होता है? बैंक का एनपीए होता है। तो चलो देखो, यहाँ पर जो पब्लिक, जो फार्मर्स थे, उनको जो बैंकों ने लोन दिया था, वो लोन क्या हुआ? पहले लोन दे दिया, उससे उन्होंने क्या किया? पैदावार किया। किसका? एग्रीकल्चर आइटम्स का। और एग्रीकल्चर का आइटम्स का पैदावार करना इतना ज्यादा हो गया कि उसका डिमांड एकदम क्या हो गया? जीरो हो गया। अब डिमांड जीरो हो गया तो वो आगे बेच नहीं पा रहा है फार्मर्स, और बेच नहीं पा रहा है तो उसके पैसे नहीं आ रहे हैं, और पैसे नहीं आ रहे हैं तो वो लोन को रीपे करने में क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। लोन का प्रिंसिपल ही नहीं दे पा रहा है, इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है। तो यही क्या हुआ था, बैंक भी आगे किसको पैसा नहीं दे पाएगा? जिससे उसने लेंड किया है, जिससे उसने क्या है? एक्सेप्ट किया है, उससे भी वो पैसा नहीं ले पा रहा है, नहीं दे पा रहा है। उसको भी बैंक किसको पैसा नहीं दे पा रहा है? आगे जिसको उसने पैसा दिया है उसको भी वो पैसा नहीं दे पा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पर जो पब्लिक है, यहाँ पर जो पब्लिक जिसने बैंक को पैसा दिया है, वो पब्लिक कहाँ जा रही है? गवर्नमेंट के पास या फिर कोर्ट में। कहाँ पर जा रही है? कोर्ट में। और कोर्ट में जाकर बोल रही है कि मेरी बैंक को लिक्विडेट करो। क्यों लिक्विडेट करो भैया? क्योंकि मेरा पैसा वो टाइम टू टाइम मुझे वापस नहीं दे पा रही है। बैंकों को क्या करो? लिक्विडेट करो। इसी तरीके से क्या हो रहे थे? उसी तरीके से बैंक बहुत सारे लिक्विडेट हो रहे थे उस पोजीशन में।
तब ये पूरा प्रोसेस समझकर क्या बनाया गया, BIS को बनाया गया। BIS को बनाने के मेन पीछे का रीजन ही यही है दोस्तों कि ताकि हमारे यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज है उसके सेंट्रल बैंक क्या कर सके, सरवाइव कर सके ऐसी सिचुएशन से। ऐसी सिचुएशन से मैम कैसे सरवाइव करेंगे, ये प्रोसीड्योर में तो कहीं पे सर्वाइवल है नहीं, है सर्वाइवल। सर्वाइवल ऐसा है कि बैंक अपने पास, अपने खुद के पास अपना खुद का पैसा रिजर्व तौर पे रखे, और उसको अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी क्या बोलेंगे उसको, कैपिटल एडिक्वेसी। यही एक बचने का तरीका था बैंक्स का, कि बैंक्स अपने पास अपना कुछ क्या रखे, रिजर्व रखे, और लिक्विडेट जब वो होने लगे तब उसको वो पैसा को क्या कर सके, यूज कर सके और अपने आप को बचा सके। ठीक है, कुछ आने वाले टाइम में हम आपको मॉनेटरी पॉलिसी पे भी एक वीडियो देंगे जिसमें हम आपको रिजर्व रेशियोज के बारे में बताएंगे, और ये बताएंगे कि किस तरीके से बैंक अपना टोटल कैपिटल का कुछ हिस्सा कहाँ पे रखती है, रिजर्व के तौर पे रखती है, एक तो RBI के पास और एक खुद के पास। उसी तरीके से एक और रिजर्व कौन सा है, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का रिजर्व, जिसमें बैंक क्या करेगी, अपने पूरे कैपिटल का कुछ परसेंट हिस्सा कहाँ पर रखेगी, अपने पास रखेगी। तो चलो अपन देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा। चलो यहां तो बात कर ली अपन ने कैपिटल एडिक्वेसी की, किसकी, कैपिटल एडिक्वेसी की। तो अब अपन लोग बात करते हैं कि मैम BIS ने BCBS को बनाया था, और BCBS ने किस तरीके से काम किया, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए, और उससे हमारी कंट्री में क्या फर्क पड़ा, क्या नहीं पड़ा, सबकी बात करेंगे। देखो पहली बात जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बोली थी वो ये बोली थी कि जो बेसल नॉर्म्स है, जो क्या है, बेसल नॉर्म्स है, वो एक रिकमेंडेशंस है, क्या है, रिकमेंडेशंस है। और हमारी कंट्री जो RBI हमारा सेंट्रल बैंक है उसके लिए वो रिकमेंडेशंस नहीं है, मैंडेटरी कर दिया था RBI ने हर कॉमर्शियल बैंक के लिए कि जो भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, क्या है, जो भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है उनको ये बेसल नॉर्म्स को फॉलो करना क्या है, अनिवार्य है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आ गई आपको बात समझ में, ये एक क्या है, मैंडेटरी प्रोसेस कर दिया था इंडिया में, किसने, RBI ने। RBI कौन है, हमारा सेंट्रल बैंक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, अपेक्स बैंक है। चलो अपन फटाफट लेते हैं कि क्या था बेसल नॉर्म्स। देखो अगर मैं बात करूं आपको बेसल नॉर्म्स की, तो बेसल नॉर्म्स था क्या, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि बेसल नॉर्म्स को लाने के पीछे, बेसल नॉर्म्स को लाने के पीछे क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या थे, क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। तो अगर मैं बात करूं पहला ऑब्जेक्ट की, तो इसका नाम था क्या, प्रूडेंशियल ऑब्जेक्टिव। क्या नाम था, प्रूडेंशियल ऑब्जेक्टिव। लिखते चलिएगा दोस्तों मेरे साथ साथ, कॉपी में नोट बनाते रहिएगा। प्रूडेंशियल ऑब्जेक्टिव। दूसरा आपका क्या था, सिस्टमैटिक रिस्क रिडक्शन। क्या था, सिस्टमैटिक रिस्क रिडक्शन। तीसरा आपका था अवॉइड मिसयूज ऑफ बैंक्स, अवॉइड मिसयूज ऑफ बैंक्स। चौथा आपका था टू प्रोटेक्ट बैंक कॉन्फिडेंशियलिटी। और पांचवा आपका क्या था, क्रेडिट एलोकेशन एंड डिस्क्लोजर, क्रेडिट एलोकेशन एंड डिस्क्लोजर। तो ये आपके क्या थे, पूरे 5 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक एक कर कर अपन इसको क्या करेंगे, पूरा डिस्कशन, इसके ऊपर डिस्कशन लेंगे। चलो तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आपका है प्रूडेंशियल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसके डिपॉजिटर्स को, माने उसके डिपॉजिटर्स को जो उस पे पैसा जमा कर रहे हैं उनको क्या करना, सेफगार्ड करना। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं दोस्तों कि बैंक के लिए, अच्छा आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ कि बैंकों के लिए असेट क्या होती है और लाइबिलिटी क्या होती है। फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट से, कि बैंकों के लिए असेट क्या होगी और लाइबिलिटी क्या होगी। बैंकों के लिए असेट क्या होगी, फटाफट से बताइए मुझे।
अच्छा, देखिए बैंकों के लिए जो असेट होगा वो क्या होगा, जो पैसा, जो लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं, सॉरी, जो जिन लोगों को बैंक क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, उसके वो बैंकों के लिए क्या होगा, असेट होगा। नहीं समझ में आया मैम, वापस समझाइए, वापस समझा दे रहे। जैसे मानिए मैं बैंक हूं, मैं क्या हूं, बैंक हूं। बैंक के लिए लाइबिलिटी क्या होती है, बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है जो बैंकों में पैसा जमा करा रहे हैं लोग, वो उसके लिए क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ज बोलते हैं। कर्ज मतलब क्या हो गया आपका, जो पैसा लोगों का आपके पास पड़ा है वो क्या है, उनका पैसा है, आपका पैसा नहीं, मतलब बैंक का पैसा नहीं है, तो बैंक के लिए वो क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। लेकिन जो पैसा बैंक दूसरों को एज अ लोन देती है, क्या देती है, दूसरों को एज अ लोन देती है, वो उसके लिए क्या होती है, असेट होती है। क्योंकि असेट का मीनिंग यही होता है कि जिससे अपन को क्या हो सके, कुछ प्रॉफिट हो सके। तो जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि मानो ए है, कौन है, मानो ए है, ए ने बैंक को मानो 1000 रुपए दिए, मानो कितने रुपए दिए, 1000 रुपए दिए। लेकिन इसने बैंक को बोला कि ये 1000 रुपए तुम मुझे 10 दिन के बाद 1000 रुपए नहीं 1200 रुपए लौटाओगे। कितना रुपए, 1200 रुपए। तो बैंक बोला ठीक है, मैं आपको 10 दिन बाद कितने रुपए लौटा दूंगा, 1200 रुपए लौटा दूंगा। उसने ये 1000 रुपए बी को क्या कर दिया, ए से तो एक्सेप्ट किया और बी को क्या कर दिया, लेंड कर दिया। बी को लेंड कर दिया और उसने उसको बोला कि 10 दिन बाद वो 1000 रुपए, तुम 1000 रुपए नहीं दोगे, कितने रुपए दोगे, 1500 रुपए दोगे। कितने रुपए, 1500 रुपए। तो एक बात समझो, बी इसको 1500 रुपए देगा और बैंक को ए को कितने रुपए देने, 1200 रुपए। तो बचा इसका प्रॉफिट कितने रुपए का हो जाएगा, 300 रुपए का। इस तरीके से बैंक क्या करती है, एक जने से लोन लेती है और दूसरे जनों को हाई इंटरेस्ट में क्या कर देती है, लोन लेंड कर देती है। तो चलो अपन बात को आगे बढ़ाते हुए कि क्या होता है प्रूडेंशियल ऑब्जेक्टिव। तो प्रूडेंशियल ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है कि जो बैंकों में पैसा जमा करा रहे हैं उनके पैसे को सेफगार्ड करना। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क रिडक्शन। एक जगह तो था डिपॉजिटर्स को सेव करना, और सिस्टमैटिक रिस्क रिडक्शन का मतलब होता है बैंक अपने आप को सेव करेगा। क्या करेगा, बैंक अपने आप को लिक्विडेट होने की पोजीशन से बचाएगा, उसको अपन बोलते हैं क्या, सिस्टमैटिक रिस्क रिडक्शन। तीसरा नंबर पे दोस्तों यहाँ पर है आपके पास अवॉइड मिसयूज ऑफ बैंक्स। क्या, अवॉइड मिसयूज ऑफ बैंक्स मतलब आप लोगों को ध्यान होगा, अगर किसी को पता होगा मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, तो मनी लॉन्ड्रिंग का अगर मैं हिंदी में एक लाइन में आपको बोलूं तो काले पैसे को सफेद पैसा करना। क्या करना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, जिसके लिए बैंकों का यूज किया जाता है। टेररिस्ट फंडिंग के लिए भी बैंकों का यूज किया जाता है। तो ये यूज नहीं, ये मिसयूज होता है दोस्तों। तो इस तरीके की कुछ गलत एक्टिविटीज ना हो इसलिए बेसल नॉर्म्स क्या करी थी, रिकमेंडेशन दी थी। चलो, और उसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है टू प्रोटेक्ट बैंक कॉन्फिडेंशियलिटी। तो प्रोटेक्ट बैंक कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि बैंक ऐसी कुछ चीजें जो वो पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करेगी, वो सिर्फ किसको डिस्क्लोज करेगी, अपने सेंट्रल बैंक को करेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो बैंक को किसको डिस्क्लोज करनी होगी, सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री को डिस्क्लोज करनी होगी। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बोलूँ तो क्या, उसकी बैलेंस शीट, हर बैंक की बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में मिल जाएगी, ताकि आप जान सको कि एक्चुअल में वो बैंक कितने नफे नुकसान में चल रही है। तो चलो, ये तो तरीका था किसका, सारे ऑब्जेक्टिव का। लास्ट आपका बच गया है क्या, क्रेडिट एलोकेशन का। क्रेडिट एलोकेशन डिस्क्लोजर का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बैंक पब्लिक को क्या करेगी, अपने सारी बैलेंस शीट नफा नुकसान के बारे में बताएगी। क्रेडिट एलोकेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि बैंक उन लोगों को भी लोन प्रोवाइड करे जो एक्चुअल में क्या है, नीड है, वल्नरेबल सोसाइटी, पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। क्रेडिट एलोकेशन सिर्फ रिच हायर क्लास को ही नहीं करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए जिनको एक्चुअल में क्या है, पैसे की नीड है, जैसे बोला जाए तो वल्नरेबल सोसाइटीज ऑफ कंट्री। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जिसको लेकर क्या बेसल नॉर्म्स बनाने की रिकमेंडेशन आई थी। अगर आपको ये बात ऐसे में भी लिखनी है, जो यूपीएससी के स्टूडेंट है जिनको ऐसे राइटिंग करनी पड़ती है आंसर्स में, तो आप यहाँ से भी पूरे और अपनी राइटिंग को, आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हो कि बेसल नॉर्म्स का एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव्स क्या था लाने का। चलो, ये तो बात कर ली अपन ने किसकी, ऑब्जेक्टिव्स की। अब अपन बात करेंगे कि एक्चुअल बेसल नॉर्म्स में, मतलब बेसल रूल्स में क्या दिया गया था। तो एक एक करके अपन सारे उसको पढ़ेंगे। चलो देखो क्या था, सबसे पहले दिया था बेसल 1। क्या दिया था, बेसल 1। बेसल नॉर्म मैम कब आया था, बेसल नॉर्म आया था 19
1988 में। कब आया था सबसे पहला बेसल नॉर्म, बेसल रूल कब आया था? 1988 में। अच्छा, 1988 में आया था और इंडिया ने अडॉप्ट कब किया था? इंडिया ने अडॉप्ट किया था उसको 1999 में। कब किया था? 1999 में। अच्छा मैम इतना लेट क्यों? देखो लेट इस वजह से क्योंकि एक तो हमारी कंट्री थोड़ी सी लेट लतीफ़ है ही, और दूसरी बात ये लेट इसलिए क्योंकि हम लोग अभी डेवलपिंग हैं। क्या है? डेवलपिंग है, हम लोग डेवलप्ड नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है हमें कुछ भी रूल्स को अडेप्ट करने में, कुछ भी रूल्स को क्या करने में, इम्प्लीमेंट करने में। अच्छा एक मैं बात बता दूं आपको, जो आरबीआई है लेट जरूर करता है, लेकिन जब करता है तो बिल्कुल फोर्स के साथ करता है। माने आरबीआई बेसल नॉर्म्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रिक्ट है इंडिया में। अगर कोई भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इसको फॉलो नहीं करती है तो वो तुरंत ही क्या कर देती है, उसके ऊपर एक्शन लेती है। जैसे अपन ने पढ़ा था डायरेक्ट एक्शन, क्या डायरेक्ट एक्शन उसके ऊपर लिया जाता है। और आपको तो पता ही कि अगर कॉमर्शियल बैंक ने थोड़ी सी भी हेरा फेरी की किसी भी चीज़ में, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में लिखे हुए जो रूल्स हैं या फिर बेसल नॉर्म्स को लेकर, तो आरबीआई तुरंत ही उसका क्या कर देगी, लाइसेंस कैंसिल कर देगी। चलिए तो अब बात करते हैं कि बेसल 1 आया कब था? 1988 में, और इंडिया ने अडॉप्ट कब किया था? 1999 में। इसके अंदर जो रूल था वो ये था कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को हर बैंक कितना मेंटेन करेगा? 8% मेंटेन करेगा। कितना करेगा? 8% मेंटेन करेगा। मैम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब बताओ। मैम देखो सर, देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब ये होता है, जैसे सपोज अगर मैं बैंक हूँ और मैंने क्या दिया, किसी को होम लोन दिया, किसी को पर्सनल लोन दिया, किसी को कार लोन दिया, या फिर मानो सिक्योरिटी है, गोल्ड है, कैश भी ले सकते हो, लेकिन कैश तो क्या है, कैश में कोई रिस्क नहीं होती, कैश तो बैंकों के पास एज ए लिक्विड फॉर्म में ही पड़ा रहता है, तो उस पर कोई रिस्क नहीं होती। जैसे मानो गोल्ड है, ठीक है, 200 करोड़ मैंने गोल्ड लोन पे दे रखे हैं, तो उसके साथ मेरी कोई रिस्क भी आएगी, है ना, तो मानो कितना 0.10% का उसमें रिस्क है, तो एक्चुअल में मेरा RWA कितना हो गया, 20, कितना हो गया 20 करोड़, तो 20 करोड़ उसमें से क्या है, मेरे रिस्क में है। ऐसे करके पूरे असेट्स के साथ कुछ कुछ रिस्क होती है, उस रिस्क को कैलकुलेट कर कर क्या बनता है, टोटल RWA बनता है, मतलब रिस्क वेटेज असेट्स। और रिस्क वेटेज असेट्स का ही आप 8% क्या करोगे, रिजर्व करोगे। माने उन रिस्क वेटेज असेट्स में से आप 8% क्या करोगे, रिजर्व करोगे, ताकि सच में अगर आपके ऊपर रिस्क आती है तो वो 8% पैसा आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि हम मॉनेटरी पॉलिसी में इसको आगे के रिजर्व रेशियोज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी तक आप ये बात समझेंगे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, बैंक अपने पास एज अ रिजर्व रेशियो रखती है, और इसका परसेंटेज कितना है, 8% है। तो ये आपका क्या था, बेसल नॉर्म 1 था। बेसल नॉर्म फर्स्ट रूल जो दिया था किसने, BCBS ने। किसके कहने पर, BIS के कहने पर। BCBS ने जो पहला रूल दिया था वो दिया था कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को आप कितना मेंटेन करोगे, बैंक्स कितना मेंटेन करेगी, 8% मेंटेन करेगी। अब यही बात अपन करेंगे किसकी, बेसल नॉर्म 2 की। किसकी, बेसल नॉर्म 2 की। तो देखिए बेसल नॉर्म 2 कब आया था, बेसल नॉर्म 2 आया था 2004 में। कब आया था, 2004 में, और इंडिया ने अडेप्ट किया था उसको 2009 में। कब अडॉप्ट किया था इंडिया ने, 2009 में। तो मैम ऐसा क्यों हुआ था कि बेसल 1 के आने के बाद भी बेसल 2 को लाने की जरूरत पड़ी थी? तो दोस्तों बेसल 1 जब आया था और जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, तब भी देखा जा रहा था कि बड़ी बड़ी बैंकें जो थी, बड़ी बड़ी कंट्रीज की जो बड़ी बड़ी बैंक्स थी, वो क्या कर रही थी, कोलैप्स कर रही थी, लिक्विडेट हो रही थी। उसकी वजह से देखा गया कि बेसल नॉर्म 1 जो था वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं था, हमें इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की क्या थी, ज़रूरत थी। तो इसीलिए बेसल नॉर्म 2 को क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, लाया गया। तो देखो बेसल नॉर्म 2 में क्या था, बेसल नॉर्म 2 में 3 पिलर्स बनाए गए। क्या बनाए गए, 3 पिलर्स बनाए गए। 3 पिलर्स बनाए गए तो मैम क्या था, देखो फर्स्ट पिलर में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसको बोल दिया गया था कि 8 से 9% क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। पहले क्या था, 8% था, और अब क्या है, 9% है। तो मतलब पहले 8% मेंटेन हो रहा था और अब कितना होगा, 9% होगा। सेकंड पिलर में क्या था, सेकंड पिलर में था आपका सुपरवाइजरी रिव्यूज। क्या था,
थोड़ा ठीक से मैं यहाँ पे लिख दूं, सुपरवाइजरी रिव्यू, सुपरवाइजरी रिव्यू। और आपका थर्ड पिलर में क्या था? थर्ड पिलर में था मार्केट डिसिप्लिन, मार्केट डिसिप्लिन एंड डिस्क्लोजर, मार्केट डिसिप्लिन एंड डिस्क्लोजर। तो देखिए बात आ गई आपकी, ये किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फर्स्ट पिलर में था, सेकंड पिलर में क्या था? सुपरवाइजरी रिव्यू, और थर्ड में क्या था आपका? मार्केट डिसिप्लिन एंड डिस्क्लोजर। एक एक करके फटाफट इसका मतलब समझते हुए चलेंगे। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैंने बता दिया है आपको कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक्चुअल में होता क्या है। अब अपन बात करेंगे किसकी? सुपरवाइजरी रिव्यू की। तो देखो सुपरवाइजरी रिव्यू का मतलब क्या होता है? सुपरवाइजरी रिव्यू का मतलब ये होता है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है कहाँ पर, किसी भी कंट्री में, मतलब अगर हम बात करें हमारी इंडिया की, तो इंडिया में जितने भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स है उनके ऊपर क्या है? एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। कौन है? सुपरवाइजरी अथॉरिटी। कौन है? क्या है उसका नाम? उसका नाम है मैम सेंट्रल बैंक। कौन? आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सुपरवाइजरी रिव्यू करता है, वही चीज देखता है, मॉनिटर करता है कि सारे बैंक्स एक्चुअल में लॉ और रेगुलेशंस के साथ इंडिया में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलो ये तो मतलब हो गया किसका? सुपरवाइजरी रिव्यू का। अब अपन बात करेंगे किसकी? मार्केट डिसिप्लिन की एंड डिस्क्लोजर की। डिस्क्लोजर का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या, कि सारी जितनी भी चीजें जो पब्लिक को पता होनी चाहिए बैंक उसको क्या करेगा? पब्लिक में डिस्क्लोज करेगा। चलो मार्केट डिसिप्लिन का मतलब ये होता है मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, मतलब आपकी कंट्री में क्या इन्फ्लेशन चल रहा है या डिफ्लेशन चल रहा है, उस स्थिति को जानते हुए ही क्या होगा? क्रेडिट का क्रिएशन होगा। फर्स्ट वीडियो फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था कि आरबीआई का काम क्या होता है? क्रेडिट को कंट्रोल करने का, और कॉमर्शियल बैंक से क्या काम होता है? क्रेडिट को क्रिएट करने का, फ्लो करने का। तो चलो यही मार्केट डिसिप्लिन की बात है दोस्तों, कि अगर आपकी मार्केट में, अब आपकी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन के टाइम पर कोई भी कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा नहीं देगी किसको? पब्लिक में, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक की परचेजिंग पावर क्या है? बढ़ी हुई है। अगर परचेजिंग पावर बढ़ी हुई है तभी तो वो लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, और डिमांड ज़्यादा होने के बाद क्या होता है? सप्लाई तो कांस्टेंट रहती है, और सप्लाई कांस्टेंट या फिर कम होने की वजह से प्राइस क्या कर जाती है? ट्रिगर कर जाती है। क्या कर जाती है? ट्रिगर्स कर जाती है, हाई हो जाती है, जिसकी वजह से क्या आ जाती है? महंगाई आ जाती है आपके कहाँ पर? कंट्री में। तो देखिए इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक्चुअल में जो ओरिजिन कौन है उसका देखा जाए तो सेंट्रल बैंक ही है, और सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को क्या करता है? हमेशा कंट्रोल करता है, बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो यही बात थी किसकी? कि बेसल 2 में, बेसल 2 में, नॉर्म 2 में उसने बोला था कि पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3 देने का, और आपके ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मच रेलिवेंट है, आपको ये तीनों बाय हार्ट लर्न होने चाहिए कि पिलर 1 में क्या था, पिलर 2 में क्या था, एक्सक्यूज मी, पिलर 3 में क्या था। तो चलो अब अपन बात करेंगे किसकी? लास्ट नॉर्म की, जो क्या है? बेसल 3। देखो बेसल 3 में क्या हुआ था? बेसल 3 दिया गया था कब? 2010 में। कब दिया गया था? 2010 में। और इंडिया में उसको इंप्लीमेंट किया कब? 2019 में। 2019 में क्या हुआ था? बेसल नॉर्म्स इंप्लीमेंट हुआ था। मतलब अब इसमें समझेंगे मैम बेसल 3 में क्या आया था? बेसल 3 में कुछ भी नहीं हुआ था दोस्तों। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% का 9% ही था। सिर्फ एक इसमें अमेंडमेंट ये किया गया था कि न्यू बैंक्स जो होगी, क्या होगी? न्यू बैंक्स जो होगी उनको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9 से 10% मेंटेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10% मेंटेन करना पड़ेगा। तो यही इसमें क्या थी? बात थी। दूसरी सेकंड पिलर में चेंजेस कुछ नहीं थे, सिर्फ इनके एनहांस्ड वर्जन लाए गए। क्या लाए गए? इनके एनहांस्ड वर्जन लाए गए। एनहांस्ड सुपरवाइजरी रिव्यूज एंड एनहांस्ड मार्केट डिसिप्लिन एंड डिस्क्लोजर, सिर्फ यही चेंजेस थे बेसल 2 से लेकर बेसल 3 में। तो बेसल 3 यहाँ पर आपका क्या हो गया? पूरा इंप्लीमेंट हो चुका है इंडिया में, और अब बेसल 4 को इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि किस तरीके से बेसल 1, 2, 3 लाए गए और उनमें क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि बेसल जो है वो एक रिकमेंडेशंस है, मैंडेटरी पॉलिसीज नहीं है, लेकिन अपने इंडिया में आरबीआई ने उसको क्या कर रखा है? सारे कॉमर्शियल बैंक्स के लिए मैंडेटरी कर रखा है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई अपने पूरी बेसल नॉर्म्स की। अब हम लोग जो
लास्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो होगा इंद्रधनुष प्लान के बारे में। किसके बारे में? इंद्रधनुष प्लान के बारे में। देखो, इंद्रधनुष प्लान को एक्चुअल में 2015 में लाया गया था। 2015 में लाया गया था क्यों? ताकि जितनी भी एनपीए हो रही है, किसकी? पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। कितनी? पब्लिक सेक्टर्स बैंक की, उनको पैसा देकर उनके एनपीए को क्या करा जाए? कंट्रोल किया जाए या कम किया जाए। तो चलो इंद्रधनुष प्लान के बारे में फटाफट, लास्ट एक हम लोगों का जो टॉपिक बच गया है, इंद्रधनुष प्लान। इंद्रधनुष प्लान, आप लोग मेरे को जल्दी से बताओ, इंद्रधनुष में मतलब रेनबो में कितने कलर होते हैं? रेनबो में मैम 7 कलर होते हैं। तो इसी तरीके से इंद्रधनुष प्लान में भी 7 एलिमेंट्स हैं। क्या है? 7 एलिमेंट्स हैं। फटाफट से लिखते हुए चलेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी, हो गए ना 7? 1 2 3 4 5 6 7। चलो फटाफट। ए से क्या है आपका? अपॉइंटमेंट्स। क्या है? अपॉइंटमेंट्स। बी से आपका होगा बैंक बोर्ड ब्यूरो। सी से होगा आपका कैपिटलाइजेशन। क्या होगा? सी से होगा आपका कैपिटलाइजेशन। डी से आपका होगा डी स्ट्रेसिंग। क्या होगा? डी स्ट्रेसिंग। ई से आपका होगा एम्पावरमेंट। क्या होगा? ई से आपका होगा एम्पावरमेंट। एफ से आपका होगा फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और जी से लास्ट आपका क्या है? गवर्नेंस। क्या है? गवर्नेंस। तो चलो ये पूरे क्या थे? ए से लेकर जी तक एलिमेंट्स थे। तो आपको ये एलिमेंट्स याद होने चाहिए। एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ ई से क्या था, एफ से क्या था, जी से क्या था। तो अच्छा, एक और चीज, गवर्नेंस के आगे आप लोग ब्रैकेट में एक और चीज लिख लीजिएगा। इसको एक और नाम से बोला जाता है ज्ञान संगम। क्या बोला जाता है? ज्ञान संगम। तो ये आपके एग्जाम के लिए भी रेलिवेंट है, क्योंकि ये एक प्लान है जो पीएसयू बैंक्स के लिए दिया गया था, ताकि वो अपने एनपीओ को क्या कर सके? सेटल कर सके। तो चलो दोस्तों, आज का ये वीडियो, हमारा आज का जो चैप्टर था वो हमारा यहीं पर ही खत्म होता है। मुझे लगता है कि अब आपकी कोई भी बेसिल नॉर्म्स में क्वेरी नहीं होगी। अगर क्वेरी होती भी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर हमसे सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और बता सकते हो कि हमें आगे आने वाली वीडियोस में आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो पक्का इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, अ विजन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।